बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 51 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरा दिल मुझे किसी तरफ भी नहीं खींच रहा बाबा, तू गलत कह रही है, ज़रा अपने दिल में झांक। एक प्यारी सी मासूम सी कशिश तुझे बुला रही है। मैं तेरा चेहरा देख कर कह सकता हूँ कि किसी मासूम कशिश से तेरा नाता ज़रूर है, और हो सकता है कि उसके साथ कोई और कशिश भी हो, कोई गहरी पुरानी कशिश। इतने में भारी पर्दे के पीछे से कराने और कुछ बोलने की आवाज़ आई। शानी ने पहचान लिया ये रियासत की आवाज़ थी। वो वाकई होश में आ चुका था। पीर बादशाह ने बात अधूरी छोड़ी और जल्दी से उठकर पर्दे के पीछे चला गया। शानी अपनी जगह साकत बैठी सोचती रही, शायद बाबा ने ठीक ही कहा था। प्यारी सी मासूम सी कशिश तो शानी को हर घड़ी खींच रही है। पिछले कई दिनों से वो सख्त गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला थी। हाथी इसका पीछा कर रहे थे। इसे अपने तन मन धन का होश नहीं था, लेकिन फिर भी मुन्ने का ख्याल एक लम्हे के लिए भी इससे जुदा नहीं हुआ था। वो कहाँ था? अपनी माँ को खोकर उस पर क्या बीत रही थी वो यकीनन अब ज्यादा शिद्दत से शानी की गोद करके तड़प रहा था। और जिस कशिश का बाबा ने कहा था, शायद इसी कशिश का ताल्लुक उस शख्स से था जो दूर रहकर भी हमेशा इसके करीब था। और अब शानी को कुछ पता नहीं था कि वो दूर है या बहुत दूर है, इतने फासले पर कि जिसको कभी कोई पाट नहीं सका। शानी को वो होलनाक लम्हे याद आए जब उसने एनेक्सी की छत पर से रुस्तम को चौधरी के घेरे में देखा था। वो उठ रहा था, गिर रहा था, फिर उठ रहा था, जैसे कोई शेर बेड़ियों के गोल में, और फिर वो गिर गया था, शायद कभी न उठने के लिए। रुस्तम सियाल की वो आखिरी झलक थी जो शानी ने देखी थी। वो ना चाहते हुए भी पीर बादशाह की बातों का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान में पिकअप के इंजन की आवाज़ ने शानी को चौंकाया। पिकअप झोंपड़ी के दरवाजे के बिल्कुल सामने आ रुकी थी। फिर उसका इंजन बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद शानी को अंदाजा हुआ कि पिकअप पर कुछ लादा जा रहा है। कोई भारी भरकम शय झोंपड़ी के बारी पर्दे के अगब से बाबा के खांसने की आवाज़ सुनाई दी और वो शानी के पास चला आया। उसके हाथ में थोड़े से फूल थे, गुलाब की खुशबू तो शानी साफ पहचान सकती थी। बाबा ने बड़ी अपनाइयत के साथ ये फूल शानी के दुपट्टे के पल्लू से बांध दिए। फिर वो शानी के पास अंगीठी के सामने बैठते हुए बोला, तुम्हारे साथी का नाम रियासत है? आप उसे मेरा साथी ना कहें, ये मेरे लिए अजनबी है। बस मैं इसके साथ सफ़र कर रही थी। चलो जो भी है, बहरहाल अब वो ठीक है, इतना ठीक कि सफ़र कर सकता है। 1-1.5 घंटे में वो इस काबिल हो जाएगा कि तुम्हारे साथ पिकअप पर रवाना हो सके, लेकिन ड्राइविंग करना शायद उसके लिए मुमकिन ना हो। इस काम के लिए मैं तुम्हारे साथ अपने साथी राजा को भेज रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो वो तुम्हें हिफाजत के साथ तुम्हारी मंजिल तक पहुँचा देगा। तो मुझे तो खुद पता नहीं कि कहाँ जाना है। तुम्हारे हमसफ़र को तो पता होगा, वो भी इस लायक है कि अपने ठिकाने पर पहुँच सके। बारिश अब रुक गई है, तुम थोड़ा सा खा पी लो, तुम्हारे कपड़े थोड़ी देर में बिल्कुल सूख जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे रवाना होने में कोई रुकावट नहीं होगी। शानी वहाँ से जाना नहीं चाह रही थी। कम अज़ कम आज की रात तो वो सख्त गैर यकीनी की कैफियत का शिकार थी, लेकिन इसे लग रहा था कि इसका बारिश मेज़बान इसे जल्द अज जल्द यहाँ से रवाना कर देना चाहता है। तकरीबन 1 घंटे बाद इसने देखा कि पीर बाबा के 2 साथी जख्मी रियासत को दोनों तरफ से सहारा दिए झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ ला रहे हैं। उसका चेहरा जर्द था और वो ओले ओले कराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। शानी कपड़े बदल चुकी थी। इसकी जख्मी पिंडली पर पीर बाबा ने अपने मेहरबान हाथ से खुद मरहम रखा और पट्टी बांधी थी। शानी को यह सब कुछ इतना अच्छा लगा कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। 3-4 घंटों ही में उस शख्स ने शानी को अपना गर्विदा बना लिया था। शानी पिछले चंद महीनों में ऐसे हालात से गुजरी थी कि इसे अपने साई पर भी शक होता था। ऐसी सूरत हाल में एक अजनबी पर इतनी जल्दी यकीन आ जाना और उससे वाबस्तगी पैदा हो जाना अचंभे की बात थी। शानी को अपने इन अल्फाज पर मुसलसल निदामत थी जो नादानी में इसकी ज़बान से अदा हुए थे। ये बड़े सख्त अल्फाज थे और पीर बाबा जैसे शख्स के शायाने शान हरगिज़ नहीं थे। वक्त रुखसत शानी का दिल चाहा कि वो हाथ जोड़कर पीर बाबा से माफ़ी मांग ले या फिर बैठकर उनके पाँव पकड़ ले और कह दे कि इनसे गलती हुई है। शायद वो अपने ख्याल को अमली जामा पहना देती, लेकिन अचानक पीर बाबा ने इसका हाथ थाम लिया। आओ मेरा बच्चा, चले, पीर बाबा ने कहा। उन्होंने जैसे शानी के दिल में उमड़ने वाले ख्याल को पढ़ दिया था। शानी के दिल की बात दिल ही में रह गई और वो पीर बाबा के साथ बाहर पिकअप के सामने पहुंच गई। यहाँ पीर बाबा के निस्फ दर्जन साथी मौजूद थे और रियासत भी सरमद राजा के सहारे खड़ा था। रियासत को ड्राइवर के साथ वाली निशिस्त पर बिठा दिया गया। शानी इस बेसाबिक पिकअप के पिछले हिस्से में दरियों और कनातों वगैरह के दरमियान बैठ गई। पिकअप की ड्राइविंग सीट राजा ने संभाल ली। पिकअप ने स्टार्ट होने के बाद अपनी जगह से सिरकना शुरू किया तो पीर बाबा ने मोहब्बत से शानी के सर पर हाथ रखा। घबराना नहीं बच्चा, तुम अकेली नहीं हो, कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं। शानी की आंखों में बेइख्तियार आंसू उमड़ आए। पिकअप हिचकोले खाती आगे बढ़ गई। दरख्तों से घिरी हुई वो छोटी सी झोंपड़ी बस्ती, इसके मकीन और वहां का पीर बाबा सब पीछे रह गए। अंधेरे की चादर के पार ओझल हो गए। शानी पीर बाबा के अजीबो गरीब किरदार के बारे में सोचने लगी।
माजी करीब का एक खूबरू फनकार, लाखों दिलों की धड़कन और इस चौपड़ा बस्ती में नजर आने वाला बलंग सूरत पीर बाबा, कितना फर्क था दोनों किरदारों में। और फिर पीर बाबा के आखिरी अल्फाज शानी के कानों में गूंजने लगे, तुम अकेली नहीं हो, कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं। कुछ लोगों से उसकी मुराद क्या थी? क्या वो अपने साथियों का जिक्र कर रहे थे? नहीं, बात कुछ और थी। शानी के दिल से आवाज आई, शायद वो अपने साथ किसी और जिक्र भी कर रहे थे। कौन हो सकता था वो? कोई और। शानी पिकअप के साथ हिचकोले खाती रही और सोचती रही। दफातन इसका ध्यान अपनी ओढ़नी के पल्लू में बंधे फूलों की तरफ चला गया। उनमें से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। इसने पल्लू की गिरा खोली, महक तेज हो गई। ये गुलाब और गेंदे की मिलीजुली महक थी। गुलाब और गेंदा। अचानक शानी के बदन को करंट सा लगा। इसका ध्यान एक और तरफ मुंतकिल हो गया था। गुलाब और गेंदा, इस मिलीजुली खुशबू का ताल्लुक नगीना के तस्वुर से था। क्या यह सिर्फ एक इत्तफाक था? महज एक ममासलत थी? वो सरतापा लरज गई। पीर बाबा ने वक्ते रुखसत इसके पल्लू में गुलाब और गेंदे के फूल बांधे थे और उन्होंने कहा था कि तुम अकेली नहीं हो, कुछ लोग हैं तुम्हारे साथ। क्या इस फिक्रे और इन फूलों में कोई ताल्लुक था या फिर ये सब कुछ वामे के जुमरे में आता था? एक नशेब से गुजरते हुए पिकअप को शदीद झटका लगा। शानी के टखने और पिंडली में दर्द की टेस उठी। इसका जहन उन करबनाक लम्हों की तरफ मुंतकिल हो गया जब वो जड़ों के दो शाखे में फंसी हुई थी और शकील कल बाबर कुत्ते की तरह उस पर झपट रहा था। इंसान अपने नफ्स के हाथों कभी कभी कितनी पस्ती में गिर जाता है। यकायक शानी को बाबर की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे कहीं नजर नहीं आया था। इसका मतलब था कि वो झोंपड़ा बस्ती ही में है। पीर बाबा और उसके साथी उसके साथ क्या सलूक करने वाले थे? वो लोग ऐसे तो नहीं थे कि उसे मार डालते। वो ज्यादा देर उसे अपने पास भी नहीं रख सकते थे। उन्हें इस बात का अंदेशा था कि बाबर के वाली वारिस उसे तलाश करते हुए किसी भी वक्त झोंपड़ा बस्ती में पहुंच सकते थे। खुद शानी ने भी राजा के सामने यही अंदेशा जाहिर किया था। फिर वो उसका क्या करने वाले थे? अगर वो उसे छोड़ देते या वो किसी तरह खुद छूट जाता तो पीर बाबा और उसके साथियों पर मुसीबत आ जाती। उसके साथ साथ चौधरी बशीर का भांडा भी फूट जाता। उसकी शरीका बिरादरी को पता चल जाता कि चौधरी ने शानी को एनेक्सी से खुद फरार कराया है। एकाएक की शानी को अपने बिल्कुल करीब किसी हरकत का एहसास हुआ। अंधेरे में उसे लगा कि कोई जिंदा चीज इससे थोड़े फासले पर मौजूद है। इसने फूलों को फिर से गिरा दी और तारीकी में टटोलने लगी। भीगी भीगी दरियों, कनातों और चादरों के दरमियान इसका हाथ किसी के सर से टकराया। इसके होंठों से खौफजदा चीख निकलते निकलते रह गई। कोई यहाँ मौजूद था। अगली लम्हे से यह भी पता चल गया कि वो कौन है। शानी का हाथ लगने के बाद उसने मुंह से गूं गां की गुसीली आवाज निकाली। उसका मुंह बंद था। ये बाबर के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो शैतान सिर्फ 3-4 फुट की दूरी पर मौजूद था। शानी को उससे शदीद किस्म की खौफ आमेज कराहत महसूस हुई। वो जानती थी कि वो बहुत अच्छी तरह बंधा हुआ है और उसके बावजूद भी वो उससे दूर हटकर सिमट गई। उसका कुर्ब भी शानी के लिए उसके लम्स की तरह तकलीफ दे था। शानी ने सुना था कि ऐसे शकील कल भी होते हैं जो रोड एक्सीडेंट में तड़पते हुए जख्मियों की जेबों से कीमती चीजें निकालते हैं। आज इसने अपनी आंखों से एक ऐसे नफ्स परस्त को देखा था। उसने मुसीबत के शिकंजे में कसी हुई शानी को इसकी आबरू से महरूम करना चाहा था। चंद सेकंड तक गूं गां करने और दरियों कनातों के नीचे कसमाने के बाद वो साकत हो गया। शानी को याद आया कि जब वो पीर बाबा की झोंपड़ी में थी, इसने बाहर कुछ आवाजें सुनी थी। यूं लगा था कि पीर बाबा के साथियों ने पिकअप पर कोई भारी चीज लाद दिया। यकीनन वो बारिश है, यही गुनाहों की गडरी थी। ये रात का आखिरी पहर था। बारिश अब थम चुकी थी। कभी कभी बदलियों में से चांद झांकता हुआ और हवा से दरख्त हिलते तो पिकअप के ऊपर तने हुए पॉलीथीन पर कतरों की बौछार होती। उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक दरख्तों के दरमियान सख्त नाहमवार और नीम हमवार रास्तों पर सफर किया और बिलाखिर एक नीम पुख्ता सड़क पर निकल आए। ये एक मुजाफाती आबादी थी। अंदाजा नहीं था कि ये कौन सी जगह है, बस ये एहसास था कि वो लाहौर के करीब नहीं है। जिस वक्त वो एक कुशादा मकान के गैराज में दाखिल हुए तो पोप फूट रही थी। ये मकान कोठी की शक्ल का था, मगर लगता था कि अभी तामीर हो रहा है। बाइस रिहाइश के लिए 3-4 कमरे मुकम्मल कर लिए गए थे। बैरूनी दीवारें अभी प्लस्तर से खाली थी। सेन के बड़े हिस्से का फर्श लगना बाकी था। जूं ही पिकअप अंदर दाखिल हुई, घर का बैरूनी गेट बंद कर दिया गया और गैराज की रोशनी बुझा दी गई। लंबे से मुंह और भूरी आंखों वाला एक जवान साला शख्स उस घर का मालिक लगता था। वो रात की स्पैर भी इस्त्री शुदा सफेद शलवार कमीज पहने हुए था। अंदाजा होता था कि वो शानी और रियासत की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसने सबसे पहले शानी को सहारा देकर नीचे उतारा। इसी दौरान में उसका एक साथी रियासत को अगली निशस्त पर से उतार चुका था और सहारा दिए खड़ा था। लंबे चेहरे वाले शख्स ने शानी को बड़े एहतराम के साथ अंदर एक नौजवान औरत के पास पहुंचा दिया। शानी ने अंदाजा लगाया कि ये उसकी बीवी है। बाद ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। लंबे चेहरे वाला जवान साल औरत को शुमाइला कहकर बुलाता था। वो काफी बातूनी और खुशामदी किस्म का लगता था। शुमाइला की उम्र 25 साल के लगभग होगी। उसे थोड़ी सी रियायत के साथ लड़की कहा जा सकता था। वो बड़े चिल्लाते चिंगाड़ते जिस्म की मालिक थी। चाल में लहराव और आंखों में शोखी थी। लिबास भी जिस्म को नुमायां करने वाला था।
उसने शानी को एक गर्म शाल उड़ाई और उसके लिए हीटर ऑन कर दिया। ताज्जुब की बात यह थी कि उसने खुद हल्की फुल्की शलवार कमीज पहन रखी थी और स्वेटर पहनने की जहमत भी नहीं की थी। गालबन वो उन औरतों में से थी जो सर्दी में ठिठरती भी हैं तो अपने लिबास की चमक दमक दिखाने के लिए स्वेटर से दूर रहती हैं। वो बड़ी लगावट से शानी को बेगम साहबा कहकर मुखातिब करने लगी और इसके आगे पीछे घूमने लगी। शानी ने खुले दरवाजे में से देखा लंबे चेहरे वाला शख्स अपने 2 साथियों के जरिए बाबर को डंडा डोली करके किसी अंदरूनी कमरे की तरफ ले जा रहा था। बाबर की मशकें कसी हुई थी और शानी ने पहली बार देखा कि उसकी मशकें किसी रस्सी की बजाय मुड़ की जड़ों से कसी गई हैं। बाबर की राइफल भी एक शख्स के कंधे पर दिखाई दे रही थी। मेरा ख्याल है बेगम साहबा आप इस बंदे की वजह से इतनी लेट हुई हैं, शुमाइला ने बाबर की तरफ इशारा करते हुए कहा। शानी बस इस बात में सर हिलाकर रह गई। शुमाइला बोली, चौधरी साहब आपके लिए बड़े परेशान थे। पिछले 4-5 घंटे में कोई 25 फोन तो आ चुके हैं उनके, अभी एक आपके आने के फौरन बाद आया है। नासिर ने उन्हें बता दिया है कि आप पहुंच गई हैं। मेरा ख्याल है कि वो आपकी तलाश में निकले हुए थे और मोबाइल से फोन कर रहे थे। हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएं। ये नासिर कौन है? शानी ने पूछा। वो जरा सा शर्माई। मेरे हस्बैंड है। अभी आपने देखा तो है उन्हें। इसी दौरान में किसी करीबी कमरे से गालियां बकने की बुलंद आवाजें आने लगी। शायद असर या उसके साथियों में से किसी ने बाबर के मुंह से कपड़ा निकालने की जिसारत की थी। वो आजाद होते ही वो खालस देहाती लहजे में उनकी माँ बहन एक करने में मसरूफ हो गया। बहरहाल उसे इस मरतबा अपनी दुश्नाम तराजी का करार वाकई सिला मिला। दमा चौकड़ी की आवाजें आईं और पता चला नासिर और उसके साथी बाबर की ठुकाई कर रहे हैं। वो पहले तो मार खाकर भी गालियां बकता रहा, फिर उसने तकलीफ से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज दिबा होते हुए बकरे की तरह थी। शानी कांप गई। तकलीफ दुश्मन की भी होती तो उसे दहला देती थी। शानी ने रूहान से लहजे में कहा, शुमाइला इस तमाशे को रोको, जल्दी करो, मेरा दिमाग नहीं तो फट जाएगा। शानी की आवाज में करब की एक ऐसी कैफियत थी कि शुमाइला जल्दी से खड़ी हो गई। उसने दरवाजे की तरफ मुंह करके आवाज दी, डोले ओ डोले जल्दी आ। 2 सेकंड बाद एक कोता कद शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वो बमुश्किल 3-3.25 फुट का एक बोना था। उसने गालबन लंडे का कोट और दारीदार पतलून पहन रखी थी। बाल पेशानी पर जमा रखे थे। जी मैडम जी। वो अदब से अपनी मुख्तसर गर्दन झुकाकर बोला, मैडम के बच्चे जा जल्दी से नासिर साहब को बुला कर ला। वो जितनी तेजी से आया था उसी तेजी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद लंबे मुंह वाला नासिर कमरे की तरफ आता दिखाई दिया। शुमाइला ने जल्दी से आगे बढ़कर उससे खुसर फुसर की और वह वापस चला गया। उसके जाने के फौरन बाद बाबर की दर्दनाक चीखों पुकार को ब्रेक लग गए। शुमाइला की आंखों में बहुत से सवाल चमक रहे थे। यकीनन वो शानी से पूछना चाहती थी कि इसके और रियासत के पीछे लग जाने वाला यह रीछ नुमा शख्स कौन था। इसे किसने बांधकर एक पिकअप पर लोड किया, रियासत के सर पर चोट कैसे लगी और खुद शानी के टखने के साथ क्या हुआ। मगर ये सवाल शानी से पूछने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद उसे उम्मीद थी कि शानी खुद ही ये कुथा उसे सुनाएगी, मगर उसकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। शानी की निगाहें पीर बाबा के साथ ही राजा को ढूंढ रही थी। ताम थोड़ी देर बाद उसे नासिर से मालूम हुआ कि वो शख्स पिकअप से उतरते ही किसी को बताए बगैर वापस चला गया था। चौधरी बशीर से शानी की मुलाकात अगली रात 10 बजे के करीब हुई। चौधरी की आंखें सुर्ख थी और बाल उलझे हुए थे। वो खासा अपसेट नजर आता था। शानी की खैर खैरियत दरियाफ्त करने के बाद वो उस शख्स को देखने चला गया जिसकी वजह से कल रात सारे मसाइल पेश आए थे। वो अभी तक बंधा हुआ था और उसी मकान के एक कमरे में मौजूद था। शानी के कमरे में चौधरी की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। इसी दौरान में इसे जख्मी रियासत से कल रात के सारे वाकयात मालूम हो चुके थे और ये भी पता चल गया था कि बाबर ने रग के अंदर शानी पर मुजरिमाना हमले की सफाकाना कोशिश की थी। शानी की अपनी ख्वाहिश तो यही थी कि चौधरी को इस वाक़े के बारे में ना पता चले, मगर अब क्या हो सकता था। चौधरी जान चुका था और बेहद मुश्तइल नजर आता था। उसके तासरात देकर ही शानी ने जान लिया कि बाबर नामी इस शख्स की बदकिस्मती पर मोहर सब्त हो गई है। चौधरी ने गहरी सांस लेते हुए बहुत गंभीर लहजे में कहा, शानी मैं तुमसे कोई बात भी नहीं छुपाना चाहता। तुम्हारी जान को सख्त खतरा है। हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा और हर कदम बहुत फूंक कर उठाना होगा। इस कबीस बाबर के सिवा किसी को मालूम नहीं कि तुम्हें मैंने अज खुद कोठी से निकाला है। अब इस बात को यकीनी बनाना होगा कि बाबर इस 4 दीवारी से बाहर ना निकल सके। चौधरी के लहजे की सख्ती ने शानी को चौंका दिया। क्या आप इसे, मेरा मतलब है इसे खत्म कर देंगे? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर बाबर की जबान खुल गई तो भड़की हुई आग और भड़क उठेगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। कोठी में क्या सूरत हाल है? शानी ने डरते डरते पूछा। वहां में थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ा है। हमने जाहिर किया है कि तुम चालां की बिली भगत से फरार हुई हो। ड्रामे में रंग भरने के लिए तुम्हारी दूसरी नौकरानी जोरा को भी जख्मी करना पड़ा। हाय अल्लाह, शानी ने बेसाख्ता कहा। क्या हुआ है जोरा को? बस थोड़ा सा जख्मी हुई है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। हॉस्पिटल में कल तक घर आ जाएगी। शानी के चेहरे पर तशवीश के गहरे साए लहराने लगे। क्या आपकी इस ड्रामे से रंग वाली पर कोई नई मुसीबत तो नहीं आएगी? क्या मतलब? आपने जाहिर किया है कि मुझे जाला ने एनेक्सी से निकाला है।
ज़हन में फौरन आता है कि अगर आपकी पुरानी नौकरानी ने इस तरह का काम किया है तो फिर उसने काफ़ी पैसे खाए होंगे, उसे पैसे खिलाने वाले बेरे वारिस ही हो सकते हैं। अब ये ना हो कि आपके भाई बंदे रंग वाली पर चढ़ दौड़े। नहीं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। कादरा वगैरह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी दिखाई तो लंबा चौड़ा फसाद हो जाएगा, दोनों तरफ से बंदे मरेंगे और बेशुमार गिरफ्तारियां भी होंगी। इतने में चौधरी के मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। चौधरी ने ऐनक चढ़ाकर अच्छी तरह नंबर देखा, फिर कॉल करने वाले से बात की। कॉल करने वाला चौधरी का राजदार मुलाजिम अरशद हुसैन था। उसने चौधरी को बताया कि बाबरे का खाली घोड़ा डेक नाले के पास रख में से मिल गया है। घोड़ा मिलने के बाद कादरे, इनायत और उसके साथियों ने ज्यादा सरगर्मी से बाबरे की तलाश शुरू कर दी है। उनका यह ख्याल भी है कि छोटी चुदरानी के भागने और बाबर के गायब होने में गहरा ताल्लुक है। चौधरी बशीर ने अरशद हुसैन को कुछ जरूरी हिदायत दी और फोन बंद कर दिया। इसी दौरान में हट्टी कट्टी जालान दरवाजे पर नमूदार हुई और उसने चौधरी से कहा कि इन्हें नासिर बुला रहा है। चौधरी जालान के साथ बाहर निकल गया। जालान की झलक ने शानी की बेजारी में इजाफा कर दिया। जब से इस औरत ने अनवरी के साथ बेदर्दी से मार पीट की थी, इसी सूरत से शानी को नफरत हो गई थी। यकीनन जालान के दिल में भी शानी के लिए कोई अच्छे जज्बात मौजूद नहीं थे। ये जालान की मजबूरी थी कि वो शानी के सामने अपना गैज़ो गज़ब जाहिर नहीं कर सकती थी। शानी समझ गई कि जालान राजदारी से यहाँ पहुंचाई गई है और अब वो शानी के साथ इसी चार दीवारी में रोपोश रहेगी। चौधरी बशीर के जाने के थोड़ी देर बाद ही मकान के किसी अंदरूनी कमरे से दबी दबी करमनाक आवाजें सुनाई देने लगी। शानी समझ गई कि चौधरी बशीर बाबरे की ठुकाई कर रहा है। बाबरे पर चौधरी को दोहरा गुस्सा था। एक तो उसने कोठी से शानी का पीछा किया था, दूसरे उसने शानी की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की थी। शानी देख चुकी थी कि यह मकान दीगर मकानों से जरा फासले पर है। इस बात का इम्कान कम था कि यहाँ पर होने वाली मारपीट की आवाजें इर्द गिर्द के लोगों तक पहुंचेंगी। शानी को फजा में अजीब सनसनी का एहसास होने लगा। यूं लगता था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो नारवा है, जो नहीं होना चाहिए। कुछ देर बाद शानी ने खिड़की में से देखा बारी बरकम जाला कीमा बनाने वाली एक वजनी मशीन उठाए एक दरवाजे में दाखिल हुई। शानी चौंक गई। चौंकने वाली बात मशीन में नहीं थी, उस दरवाजे में थी जिसमें जाला दाखिल हुई थी। ये बाथरूम का दरवाजा था। कीमा कूटने वाली मशीन का बाथरूम में क्या काम था? ये बिजली की मोटर से चलने वाली मशीन थी, एक बड़े तख्ते पर नस्ब की गई थी। जाला जोर आवर होने के बावजूद उसे मुश्किल से अंदर पहुंचा सकी थी। शानी में अजीब तरह का तजस्सुस जाग उठा। कुछ देर बाद जाला बाथरूम से निकली और अपने बाहरी कूले मटकाते मकान के किसी दूसरे हिस्से की तरफ चली गई। कुछ देर सोचती रही, फिर वो अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव बाथरूम की तरफ चल दी। बाथरूम काफी फासले पर था। वो लंगड़ाती हुई वहां तक पहुंची। इसने दरवाजा खोलना चाहा मगर इसे पता चला कि जाला उसे लाक कर गई है। वो जाते जाते बाथरूम की लाइट भी बुझा गई थी। शानी को अंदाजा हो रहा था कि इस बाथरूम का एक दरवाजा दूसरी तरफ भी है। क्या इसे दूसरी तरफ जाकर देखना चाहिए? इसने खुद ही से पूछा। फिर इसके कदम दूसरे दरवाजे की समत में बढ़े। अभी वो बरामदे ही में थी कि रुक गई। कराने और डकराने की आवाजें फिर सुनाई देने लगी। यकीनन ये आवाजें बाबर ही की थी और चंद कमरे छोड़कर अकबी सेन के आखिरी कमरे से बरामद हो रही थी। शानी ने अपने सीने में अजीब बेचैनी महसूस की। इसके कदम बेसाख्ता आखिरी कमरे की तरफ उठने लगे। अभी वो 7-8 कदम चली थी, एक जानिब से शुमाइला बरामद हुई और उसने तेजी से शानी का रास्ता रोक लिया। आप कहाँ जा रही हैं बेगम साहिबा? उसने कदरे डरे हुए लहजे में कहा। क्यों, क्या बात है? कि कुछ नहीं, मेरा मतलब था आप उधर ना जाएं। क्यों, क्या बात है? इधर आए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो शानी का कंधा थामते हुए बोली। पहले तो शानी के दिल में आई कि उसका हाथ झटक कर आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर न जाने क्या सोचा कि उसके साथ चलती। शुमाइला उसे अपने बेडरूम में ले आई। ये मकान गो जेर तामीर लगता था, मगर इसके जो कमरे मकीनों के इस्तेमाल में थे वो अंदर से खूब डेकोरेट थे। घर की आराइश से पता चलता था कि मकीन शानो शौकत को पसंद करते हैं, लेकिन शायद उनके माली वसाइल इस शानो शौकत से बैल नहीं खाते। इस तजाद की वजह से ही गालिबन ये वसी घर अभी तक नामुकम्मल पड़ा हुआ था। बेडरूम में गैस हीटर की खुशगवार खरारत थी। शुमाइला ने इंपोर्टेड सिल्क का सूट पहन रखा था। जरा घुंघरियाले बाल शानों पर बिखरे हुए थे। कमर की बेल्ट उसने इस तरह बांध रखी थी कि जिस्मानी नशीबो फराज नुमायां तर हो रहे थे। उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी और शानी को अपने साथ सोफे पर बिठा दिया। आप मेरे पास बैठे चौधरानी, हम बातें करते हैं। वो पंजाबी लहजे में उर्दू बोलती थी। देखो, मुझे पहेलियां ना बुझवाओ, उधर जाने से क्यों रोक रही हो मुझे? वो खुश्क लबों पर जबान फेर कर बोली। चौधरानी जी, दरअसल उधर गड़बड़ है। गड़बड़ से क्या मतलब है तुम्हारा? ये मर्दों के काम है जी, मर्द ही जाने। हम औरतें ऐसे कामों से दूर ही रहें तो बेहतर होता है जी। सच्ची गल तो ये है कि हम में इतना हौसला नहीं होता कि ऐसे तमाशे देख सकें। शुमाइला वाज़े तौर पर डरी हुई दिखाई देती थी। शानी ने उसे बगौर देखते हुए कहा, तुम जिस गड़बड़ की बात करी उसका ताल्लुक बाबर से तो नहीं है? उसने थूक निकल कर इस बात में सारी लाया। उसने कौन सा अच्छा काम किया है जी? आपकी इज्जत पर हाथ डाला है। उन लोगों का साथी है जो आपको जान से मारना चाहते हैं।
क्या हुआ है बाबर के साथ? शानी ने शुमाइला से पूछा। वो डरे हुए लहजे में बोली, चौधरी साहब ने उसे बुरी तरह मारा है। साइकिल का चैन मार मार कर उसकी खाल उधेड़ दिया, बिल्कुल खूनम खून हो रहा है। मुझे तो लगता है कि अब तक खत्म हो गया होगा। तुम्हारा मतलब है कि बाबर को कत्ल कर दिया है उन्होंने? बस कर दिया है या करने वाले होंगे। एकदम शानी का ध्यान कीमा बनाने वाली उस मशीन की तरफ चला गया जो कुछ देर पहले जाला ने बाथरूम में रखी थी। शानी ने शुमाइला से उस मशीन के बारे में पूछा तो उसका रंग फीका पड़ गया और वो झुरझुरी सी लेकर रह गई। क्या बात है, तुम बताती क्यों नहीं? किस लिए है वो मशीन? शानी ने जोर देकर पूछा। वो पहले तो चुप रही, फिर कुछ होंठों पर जबान फेर कर बोली, मुझे ठीक से पता नहीं चुदरानी जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये लाश को गायब करने का इंतजाम है। शानी के जहन को शदीद झटका लगा। इसने एक मरतबा भाई आदिल से सुना था डीआईजी खान के एक वडेरे ने अपने मजारे की बीवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश का कीमा बनाकर गटर में बहा दिया था। बाद उसकी हड्डियों को भी कूट पीस कर बराबर कर दिया था। भाई आदिल ने उसे बताया कि लोग लाशों को गायब करने के लिए ऐसी हरबे अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लाशों को तेजाब में गला देते हैं, उन्हें भट्टी में डालकर ख़त्म कर देते हैं या फिर उनके छोटे छोटे नाकाबिले शिनाख्त टुकड़े कर डालते हैं। शानी जानती थी ये सब कुछ कराहत अंगेज काम है, लेकिन इंसान की भट्टी अजीब है। वो किसी भी काम को जब 2-4 बार दोहरा लेता है तो उसके लिए अनोखा रहता है, ना कराहत अमेज खौफनाक। लेकिन बात इंसानों के आदी हो जाने की नहीं, बात तो ये है कि क्या खून नाहक छुप सकता है? तारीख गवाह है ऐसा शादो नादर ही होता है, खून जरूर बोलता है। जल्द या बदेर हालात की उंगली कातिल की तरफ इशारा जरूर करती है। लाश को तो मट्टी खा जाती है या आग निकल लेती है या तेजाब गला देता है, मगर जुर्म तो जिंदा रहता है और कानूनी फितरत के मुताबिक अपनी तरफ सजा की कोशिश जरूर करता है। शानी के जिस्म में एक बुलंद लहर उठी। इसके अंदर की अखलाकी जुरात ने इसे वक्ती तौर पर हर खतरे से बेनियाज कर दिया था। वो शुमाइला को हैरान छोड़कर तेजी से उठी, दरवाजा खोला और मकान के उस आखिरी हिस्से की तरफ दौड़ी जहां उसके ख्याल के मुताबिक चौधरी बशीर, नासिर, बाबर वगैरह मौजूद थे। यूं ही उस कमरे के करीब पहुंची एक राइफल बरदार शख्स ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। रुक जाएं, वो जानी अंदाज में बोला। शानी उसे कथित तौर पर नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ी। इसने कमरे का दरवाजा एक धक्के से खोला और अंदर दाखिल हो गई। इसकी निगाह सबसे पहले बाबर पर पड़ी। वो लरज गई, उसकी हालत काबिले रहम थी। वो फर्श पर ऊंधा पड़ा सिसक रहा था और उसके जिस्म पर लिबास नाम पर एक तार नहीं था, बस गर्दन में फटे हुए कुर्ते की दजियां बाकी थी। उसका पूरा जिस्म एक लहू उगलते जख्म की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बाबर के मुंह में एक पुरानी चप्पल इस तरह ठोंसी गई थी कि वो शायद उसके हल्क तक पहुंच चुकी थी। अभी थोड़ी देर पहले गालबन चौधरी बशीर के साथियों में से किसी ने उसके जख्मों पर पेशाब किया था या फिर शायद ये उसके अपने ही पेशाब की बू थी। वो करीबुल मर्ग नजर आ रहा था। हाँ, यही शख्स था जो तकरीबन 24 घंटे पहले पीपल के दरख्त तले दरिंदे की तरह इस पर झपटा था और इसे अपनी वहशत के नीचे रोनने की कोशिश में था। कितना जर्री और खूबसूरत और बेपनाह नजर आता था ये, लेकिन आज इस ठंडे फर्श पर वो बेकसी और तवानाई की जिल्लत की मिसाल था। रियासत के सर पर पट्टी बंधी हुई थी और वो दीगर अफराद के साथ बाबर के सर की तरफ मौजूद था। चौधरी बशीर कमरे में दिखाई नहीं दे रहा था। एक कट्टे कट्टे शख्स के हाथ में बिजली का एक मोटा तार था। इस तार को दोहरा करके और बल देकर उसने अपने दोनों हाथों में पकड़ रखा था। अपनी दोनों टांगे चौड़ी किए ये शख्स बाबर के ऐन अकब में सर की तरफ खड़ा था। उसका अंदाज गवाही दे रहा था कि वो अगले 1-8 मिनट में इस तार के जरिए बाबर का गला घूंटने और उसके जिस्म से रही सही जिंदगी निचोड़ने का इरादा रखता है। शानी को यूं अंदर घुसते देखकर सब अफराद बुरी तरह चौंक गए। शानी अट्टे कट्टे शख्स और बाबर के दरमियान आ गई। ये क्या कर रहे हो? वो चिल्लाई। क्या इसे जान से मार दोगे? वो सब हक्का बक्का खड़े थे। शानी ने अट्टे कट्टे शख्स को धकेला। दूर हट जाओ, इससे बाहर चला जाओ। इन लम्हों में शानी की निगाह एक लख्ते के लिए बाबर की निगाह से टकराई। इन बुझी हुई निगाहों में उम्मीद की एक मुहूम सी किरण नमूदार हुई, जैसे कोई डूबता हुआ शख्स आखिरी बार कातिल पानी के अंदर से उभरता है और किसी मददगार को अपनी तरफ लपकते हुए देखता है।